हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट बहुत रोमांटिक होने वाला है, तो आज के पार्ट को एंड तक देखना। तो पैट्रिक और वांगजी अब दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। पैट्रिक हमेशा वांगजी से क्लाउड रेसेस के बारे में और किस तरह वो वहाँ रहता आया है इस बारे में पूछता रहता था, और धीरे धीरे वो अपनी स्टोरी वांगजी को बताया करता था। उसने वांगजी को बताया कि किस तरह वैन रोहान के लोगों ने उसे ब्यूरल माउंट्स में मरने के लिए फेंक दिया था। वो वांगजी से कहता है, लंजा, मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेटर पर्सन बन सकूं। वांगजी कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ वियिंग, काश मैं भी एक बेटर पर्सन बन सकूं। वियिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम और बेटर पर्सन बनने की सोच रहे हो? तुम ऑलरेडी इतने अच्छे हो लंजा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता इससे ज़्यादा अगर तुम अच्छे बनोगे तो क्या होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे हमेशा खुद को तंग करने दोगे। चाहे तुम उसके बदले में मुझे कितना भी डांट लेना, पर मुझे तुम्हें तंग करने में बहुत मज़ा आता है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो ये कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत समय ले लिया, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, ये तुम्हारा बेड टाइम है ना। वांगजी कहता है, अगर तुम्हें डांट नहीं खानी है तो तुम भी जाकर सीधे सो जाना, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 आवर्स के लिए। वांगजी कहता है, नहीं, कम से कम 4 आवर्स। विंग कहता है, नहीं लंजा, 4 मेरे लिए एक अनलकी नंबर है। तो वांगजी कहता है, ठीक है, फिर 8 आवर्स। विंग कहता है, रहने दो, 4 आवर्स ही ठीक है। तुम जीते और मैं हारा। अब हर रात को वांगजी सोचा करता था कि अब वो विंग से उसके साथ रुकने के लिए कहेगा, लेकिन उसके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता रहता था कि जब विंग उसके बेड चैम्बर में आएगा तो उसके बाद वो क्या चाहेगा। इंटीमेसी के बारे में वांगजी को अभी भी कोई नॉलेज नहीं थी, तो उसे नहीं पता था कि उन दोनों के बीच में क्या होगा। जब क्लाउड रिसेस की फिजिशियन उसे सब कुछ बताने वाली थी, तब उसने उनसे मना कर दिया था। उसने वेंचिंग की भी कोई मदद नहीं ली थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वेंचिंग उसके रूम में उसके वाउंड्स को चेक करने के लिए आती है। वांगजी वेंचिंग से कुछ भी पूछने में एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वो वेंचिंग से पूछता है, क्या मुझे यहाँ मैरिज बुक मिल सकती हैं? वेंचिंग कहती है, हमारे पास मैरिज बुक्स तो नहीं है, लेकिन आपको उसकी क्या ज़रूरत है? वांगजी का एम्बैरेसिंग फेस देखकर वेंचिंग समझ जाती है। वेंचिंग उससे कहती है, हंगुंजुन, हमारे पास रेस्पेक्टेबल मैरिज बुक्स तो नहीं हैं जो बाकी क्लान में होती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अदर टेक्स्ट हैं जिनसे शायद तुम्हें मदद मिल सकती है। वांगजी कहता है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? वेंचिंग उससे कहती है, मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। लेकिन वांगजी साफ मना कर देता है, क्योंकि कुछ दिनों से वेइंग जब भी उसके साथ होता था वो उसे टच करने की कोशिश किया करता था, उसका हाथ अपने हाथों में लेता था, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वेइंग को अभी भी गिल्टी फील हो रहा था कि उसने किस तरह वांगजी को फंसाया है। तो इसलिए वांगजी अब उन दोनों के बीच इंटीमेसी की शुरुआत खुद करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ सीखना चाहता था, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। विंचिंग उससे कहती है, तुम्हारे हस्बैंड के स्टडी रूम में शायद उस तरीके की काफ़ी बुक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बारे में पता है। अगले दिन विंचिंग एक बुक लाकर उसे दे देती है और उससे कहती है, शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है। उस दिन वांगजी ने उस बुक को अच्छे से रीड कर लिया था, स्पेशली उन रिमार्क्स को जो वीइंग ने अपनी बुक्स पर बनाए थे। वांगजी ने सोच लिया था कि अब उसे शुरुआत करनी ही है। अगर वेइंग उसे रिफ्यूज़ करता है तो वो उससे माफ़ी मांग लेगा और उससे कह देगा कि उसने सिचुएशन को गलत समझ लिया। वो उस बुक को अपने रूम में ले आता है और फिर से पेजेस को एक बार देखता है। वो सोच लेता है कि वो अपने रिलेशनशिप की शुरुआत पेज नंबर 14 से करेगा। अब पेज नंबर 14 पे क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता। उस बुक को देखते वक्त वांगजी का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। तभी विंग दरवाजे पर नॉक करता है और वहां आता है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या मुझे वेंचिंग को बुला लेना चाहिए? वांगजी उससे कहता है, नहीं, वो अभी मुझे चेक करके गई हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ। विंग ने वांगजी के ड्रॉर में कुछ और न्यू ड्रेसेस रखवा दिए थे, लेकिन क्योंकि वांगजी ने उससे मना किया था कि वो उस पर और ज़्यादा मनी खर्च ना करे, इसलिए विंग जानबूझकर वांगजी का ड्रॉर खोलता है और उससे कहने लगता है, लंजा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच में कोई तीसरा भी आ गया है। कोई तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे ड्रॉर में 3 न्यू रोब्स रखे हैं। कोई तुम्हें मुझसे चुराना चाहता है।
वांग जी कहता है वीइंग, उनके एफर्ट्स बेकार हैं, कोई भी मुझे तुमसे नहीं चुरा सकता। वीइंग उसकी बात पर हंसने लगता है। तभी उन्हें उनके चिकन्स की आवाज़ सुनाई देती है। तो वीइंग उससे पूछता है, लंजा, उस दिन जब तुम ड्रंक थे तो तुमने चिकन्स को लाने के लिए क्यों कहा था? तुम ड्रंक हालत में बाहर जाकर चिकन लाना चाहते थे। वांग जी कहता है, क्योंकि शायद ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मुझे तुम्हारे लिए चिकन खरीदना चाहिए था, इसीलिए मैं उस दिन डिस्टर्ब था। वीइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, सिर्फ इतनी सी बात थी? वांग जी उससे कहता है, क्या उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत इम्प्रॉपर था? वीइंग कहता है, बिल्कुल नहीं लंजा, बल्कि उस दिन तो तुम बहुत क्यूट थे। तुम्हारी हरकतें, शायद ही मैंने किसी को इतनी क्यूट हरकतें करते हुए देखा है। जब मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा था तो तुम मुझे जाने भी नहीं देना चाहते थे। तुमने मेरे रोप को पकड़ लिया था और मेरी गोद में आकर बैठ गए थे। वांग जी का फेस रेड हो जाता है। तो विंग उससे कहता है, तुम इतना एम्बैरेसिंग फील क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें अभी बताया था ना कि तुम्हारी हरकतें बहुत क्यूट थी। वांग जी कहता है, जब से मैं 6 साल का था मैंने आज तक कभी किसी को अपना रिबन टच नहीं करने दिया था। तो विंग उससे कहता है, ऐसा है क्या? मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैंने तुम्हारा रिबन टच किया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, तुमने खुद मुझसे कहा था रिबन खोलने के लिए। वांग जी उससे कहता है, फुरहेड रिबन को केवल चिल्ड्रन, पेरेंट्स या पार्टनर्स ही टच कर सकते हैं, क्योंकि हम मैरिड हैं। तो तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारा हक था उसे टच करने का। और विंग उससे कहता है, लंजा, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या तुम मुझे अपनी मदर के बारे में कुछ बताना चाहोगे? वांग जी उससे कहता है, मेरी माँ एक कल्टीवेटर थी। काफ़ी सालों पहले उन्होंने मेरे फादर के एक टीचर को मार दिया था। लैंड एल्डर्स उनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन मेरे फादर सिर्फ उन्हीं से शादी करना चाहते थे। मेरे फादर ने उनसे शादी की, उन्हें क्लाउड रिसेस में लेकर आए और उन्हें एक छोटे से घर में छुपा दिया। क्योंकि मेरे फादर ने लैंड एल्डर्स के खिलाफ जाकर मेरी माँ से शादी की थी, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिली और उन्हें सेक्लूजन में रहना था। विंग उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारे फादर से प्यार करती थी? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही विश्वास करना चाहूँगा कि उन्होंने भी मेरे फादर से प्यार किया था। काफ़ी समय पहले एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। तब से क्लाउड रेसेस में उनके बारे में बात करना भी मना है। अंकल मुझे और ब्रदर को कभी कभी उनसे मिलवाने के लिए ले जाते थे। उनकी भी पनिशमेंट थी कि उन्हें उसी घर में सेक्लूजन में रहना है। विंग उससे कहता है, लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये सब पूछा। ये तो सच में बहुत गलत है। तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारी माँ से दूर रखा गया। वांग जी कहता है, मैं आज तक समझ नहीं पाया, वो एक दयालु इंसान थी, तो उन्होंने मर्डर कैसे किया? विंग कहता है, लंजा, हो सकता है उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया हो, या फिर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जिस वजह से उन्होंने मर्डर किया। कुछ समय सोचने के बाद विंग उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हारे फादर ने फोर्सफुली तुम्हारी मदर से शादी की और उन्हें एक जगह ले जाकर बंद कर दिया और कभी उनसे मिलने भी नहीं आए। रंजा, मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी हमारी स्टोरी की जैसी है। क्या मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया जो तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर के साथ किया था? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है विंग, मेरी माँ को अपने चिल्ड्रन से मिलना अलाउड नहीं था। वो अपने इस छोटे से घर से बाहर भी नहीं आ सकती थी और वो मेरे फादर से भी नहीं मिल सकती थी। मेरी मदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हमारी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। विंग कहता है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम यहाँ खुश हो? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता है, हो सकता है तुम यहाँ खुश हो, लेकिन शायद कहीं और तुम और भी ज़्यादा खुश होते। वांग जी कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। विंग कहता है, हाँ शायद अगर तुम कहीं और होगे तो यहाँ चिल्ड्रन को और वैन मेंबर्स को मिस करोगे। वांग जी कहता है, हाँ मैं उन्हें मिस करूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड को मिस करूँगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चिल्ड्रन ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। चिल्ड्रन को देखकर विंग काफ़ी एनॉयड दिख रहा था। ये देखकर वांग जी को काफ़ी खुशी हो रही थी। इसका मतलब विंग भी उसके साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन वो दोनों सेल्फिश नहीं हो सकते थे, क्योंकि चिल्ड्रन को भी उन दोनों की अटेंशन की ज़रूरत है और बाकी सारे वैन मेंबर्स को भी। अब क्योंकि सब लोग रिकवर हो चुके थे तो वहाँ एक सेलिब्रेशन का समय था। सब लोग मिलकर वाइन पीते हैं। विंग भी बहुत ड्रंक हो जाता है। विंग अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, लंजा, तुम्हें क्या लगता है हमें भी यहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए? सोंगलान और शाओ चिंचन ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं।
क्या तुम अपने बेड चैम्बर में जाना चाहते हो? वांग जी उससे कहता है, मैं कुछ समय के लिए मून लाइट में बैठना चाहता हूँ। वही कहता है, क्या सच में? लेकिन बाहर बहुत ठंड है, तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। तो वांग जी उससे कहता है, बस कुछ समय के लिए। वुयिंग उसके रूम से एक ब्लैंकेट लेकर आता है। दोनों मिलकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर मूनलाइट हो, और वुयिंग वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बादल होने लगे हैं। वुयिंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना बाहर ठंड होगी, अभी स्नोफॉल भी होने वाला होगा। वांग जी भी मौसम की तरफ देखता है और वो ब्लैंकेट जो उसने उड़ा हुआ था वो वुयिंग को भी उड़ा देता है। वुयिंग मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती, तुम अपने आप को अच्छे से कवर कर लो। लेकिन वांग जी उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम्हें भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। वुयिंग मुंह बनाने लगता है तो वांग जी उससे कहता है, तुमने ही मुझे परमिशन दी थी कि मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मैं तुमसे कभी भी कोई आर्गुमेंट जीत क्यों नहीं पाता। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे ब्लैंकेट उड़ाने में ही लगा रहता है। कुछ समय बाद वांग जी उससे पूछता है, आज सुबह तुमने मुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा था, मैं भी तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि उसका जवाब नहीं देना चाहिए तो तुम मुझे मत देना। वही गुस्से कहता है, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा लंचा, मैंने कहा था ना, अब हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। वांग जी उससे कहता है, हम दोनों की शादी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन वेइंग ने कभी मुझे किस करने की कोशिश नहीं की। क्या मैं वेइंग को अट्रैक्टिव नहीं लगता? यही मेरा क्वेश्चन है। ऐसा कहकर वांग जी को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है और वो अपनी नज़रें झुका लेता है। वेइंग उसको शोल्डर से पकड़ता है और उससे कहता है, ये मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन है लंजा, कौन तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं समझेगा? क्या हमने इस बारे में बातें नहीं की थी कि पहली ही नज़र में तुम मुझे दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन लगे थे? क्या तुम मुझे झूठा बता रहे हो? वांग जी फिर अपनी नज़र झुका लेता है और उससे कहता है, तो फिर क्या रीज़न है? वुयिंग कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी फर्स्ट नाइट पर ही मेरा सब कुछ करने का प्लान था, लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया था क्योंकि मैं एक गलत इरादे से वो सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो सब मेरे प्लान का एक हिस्सा हो। वांग जी उससे कहता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वुयिंग उसके चिन पकड़ते हुए उसका फेस अपनी तरफ लेकर आता है और उससे कहता है, मैं श्योर नहीं था क्योंकि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। वांग जी उससे कहता है, ये गलत है, अगर ये सब मेरी मर्जी से नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी तोड़ने के लिए हाँ कर देता और मैं तुम्हारे साथ चिल्ड्रन अडॉप्ट नहीं करता। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा टच करना, मेरा किस करना अच्छा लगेगा या नहीं। वांग जी कहता है, क्या मैंने कभी भी तुम्हारे टच को रिफ्यूज़ किया है? क्या कभी भी तुम्हें लगा है कि तुम्हारे मेरे पास होने से मुझे अच्छा नहीं लगता? वुयिंग वांग जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, इसका मतलब तुम सच में वो चाहते हो? तुम सच में अपने थॉट्स को छुपाने में बहुत अच्छी हो लंजा, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब सोच रहे हो। इसका मतलब मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं उसे किस करूं, है ना? वांग जी सिर हिला देता है। वुयिंग उसे तंग करने का सोचता है और उससे कहता है, वैसे लैंड डिसिप्लिन में किस के लिए इतना ईगरनेस अलाउड है? वांग जी फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगता है तो वुयिंग उसके चीक्स को पकड़ता है और उसे सॉफ्ट किस करता है। वांग जी भी उसके रोप को पकड़ लेता है और दोनों काफ़ी लंबे समय तक किस करते हैं। जब वुयिंग उससे अलग होता है तो वो अपने फोरहेड को वांग जी के फोरहेड से टच करता है और उससे कहता है, तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो लंजा, तुमसे किसने कहा यह अलाउड है? ऐसा कहकर वो वांग जी के चीक्स को पिंच करता है। वांग जी स्माइल करने लगता है तो वुयिंग उससे कहता है, लंजा, प्लीज़ स्माइल करना बंद करो वरना मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी। वांग जी उससे कहता है, तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मैं भी तुम्हें तंग कर सकता हूँ। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, तुम्हें मुझे इग्नोर करना सीखना चाहिए, मैं काफ़ी कुछ ऐसी बातें कहता हूँ जिन पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। वांग जी कहता है, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, मैं पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता हूँ। ये सुनकर वुयिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठाता है। वुयिंग उसे कहता है, किसको इस मून लाइट की चिंता है जब मेरे पास मेरा खुद का मून है, हमें अंदर चलना चाहिए। और दोनों मिलकर बेड चैम्बर की तरफ जाने लगते हैं। वुयिंग वांग जी को बेड पर लटा देता है, अपने फिंगर्स को उसके फिंगर्स में एंटेंगल करते हुए कहता है, अभी 9 नहीं बजे हैं, क्या तुम अभी से सोना चाहते हो?
वांग जी कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ हम दोनों प्रॉपरली मैरिड हों। वही कहता है लेकिन हमने एंसेस्ट्रल हॉल में वाउस लिए थे ना, तो हम प्रॉपरली मैरिड हैं। वांग जी कहता है मेरे कहने का मतलब है हम वो करें जो मैरिड कपल्स करते हैं। वही कहता है सच में, लेकिन हमने साथ में इंसेंस बर्न किए हैं, हमारे चिल्ड्रन भी हैं और हमने चिकन्स भी खरीदे। मैरिड कपल्स और क्या करते हैं? तो वांग जी उससे कहता है वेइंग तंग करना बंद करो। वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है तुमने मुझे तंग किया था ना, तो मैं भी तो तुम्हें तंग करूंगा ना। वेइंग उसके नेक पर किस करता है और उससे कहता है हमें कभी भी एक दूसरे को तंग करना बंद नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत मज़ा आता है। अब वेइंग उसके फोरहेड रिबन को टच करता रहता है और उससे पूछता है क्या मेरे हस्बैंड को ये सब के बारे में पता है? मैं श्योर हूँ हंगुन जुन से क्लाउड रेसेस में इस तरीके की बातें तो किसी ने नहीं की होंगी, और शायद क्लाउड रेसेस में ये सब के बारे में बातें करना भी अलाउड नहीं है ना। हस्बैंड प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि टू मैन साथ में क्या करते हैं? वांग जी उससे कहता है हाँ। विंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है लेकिन तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता? कहीं तुमने चुपके से कोई नोटी बुक तो नहीं पढ़ी? वांग जी फिर से हाँ कर देता है तो विंग उससे कहता है लेकिन ये भी अलाउड नहीं है ना, मेरा हस्बैंड इतना शेमलेस कब से हो गया? वांग जी उससे कहता है शादी के बाद वैसी बुक रीड करना अलाउड है। विंग कहता है इसका मतलब तुम यहाँ आने से पहले वो बुक रीड करते हुए आए थे? वांगजी कहता है नहीं, तुम्हारी स्टडी रूम से वेंचिंग ने एक बुक लाकर मुझे दी थी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने वो रीड की। विंग उसकी बात पर हंसने लगता है। वांगजी फिर एम्बैरेसिंग फील करने लगता है, तो विंग उसे कहता है नहीं लंजा, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ। लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे कहता है सॉरी, मैं झूठ कह रहा था, मैं तुम पर ही हंस रहा हूँ, लेकिन पूरी रेस्पेक्ट के साथ, मैं कोई तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। वांगजी फिर उससे माफ़ी मांगता है तो विंग उससे कहता है इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो मेरे स्टडी रूम से ले सकते हो, तुम्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब हमें डिस्कस करना चाहिए तुमने बुक में क्या रीड किया। वांगजी उसे वो बुक दिखाता है तो विंग उससे कहता है ये सच में मेरी कलेक्शन की बेस्ट बुक है। वांगजी उसे बुक में पेज नंबर 14 के बारे में बताता है। विंग ये देखकर वांगजी की लिप्स पर अपना थंब फिराता रहता है और उसे किस करता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज रिमूव करना शुरू करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लेयर्स होने की वजह से जल्दी ही दोनों एननोइंग फील करने लगते हैं। विंग उससे कहता है लंजा, मैंने तुमसे कहा था कि ब्यूरियल माउंट्स में कोई भी रूल नहीं है, आज से मैं एक रूल बनाता हूँ, हम दोनों में से किसी को भी एक लेयर से ज़्यादा क्लोथ पहनने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कहकर वो वांगजी के बालों को पीछे करता है और उसे फोरहेड पर किस करता है। वांगजी भी उसके बालों में अपना हाथ फिराता रहता है। अब विंग उससे कहता है लंजा, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, जब तुम उस दिन ड्रंक थे और तुम मेरे ऊपर आकर बैठ गए थे, सिर्फ मुझे ही पता है मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन मैं उस दिन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तुम उस हालत में नहीं थे, तुम बहुत ड्रंक थे। तो तुम्हें सुला देने के बाद मुझे अकेले ही अपने बेडरूम में आना पड़ा, मैं उस रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। क्या तुमने कभी इस तरह मेरे बारे में सोचा है? क्या तुम्हें भी अपने बेड में लोनली फील हुआ है? वांगजी कहता है हाँ। विंग कहता है सॉरी लंजा, मैं सच में कितना शेमफुल हूँ, मैंने अपने इतने ब्यूटीफुल हस्बैंड को इतने दिनों तक नेग्लेक्ट किया, उसे बुक्स का सहारा लेना पड़ा जबकि उसे मेरे पास आना चाहिए था और मुझसे ये सब सीखना चाहिए था। विंग फिर उसे नेक पर किस करता है। वांगजी उससे पूछता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। विंग हंसने लगता है और उससे पूछता है मुझे नहीं लगता कि इस समय मुझे तुमसे वो सब पूछना चाहिए। एक्चुअली पहले मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, मैन वुमेन या कोई भी नहीं। अब वांगजी उसके ऊपर आ जाता है, उसके लोअर लिप पर बाइट करता है और उससे कहता है ना मुझे मैन पसंद है और ना मुझे वुमेन पसंद है, मुझे बस विंग पसंद है। विंग उससे कहता है लंजा, ये बात सच है कि मैं पॉर्न बुक्स रीड करता हूँ, मुझे मैन वुमेन पसंद है, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ लंजा के साथ ही बेड शेयर कर रहा हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वांगजी उससे कहता है अच्छी बात है। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है तुम्हें जलन हो रही है, तो तुम पजेसिव टाइप हो हाँ? वांगजी कहता है मैं अभी ये सब बारे में बात नहीं करना चाहता। विंग कहता है ठीक है, तो सिर्फ मैं और तुम
और पेज नंबर 14। तो इस बात पर वांग जी उससे कहता है बाकी पेजेस भी। विंग ये सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है नहीं लंजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विंचिंग मेरी जान ले लेगी। तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो और उसने हमें ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए अलाउ नहीं किया है। आई प्रॉमिस जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तो हम अदर पेजेस भी ट्राई कर सकते हैं। अब विंग जब वांग जी के इनर रोप्स को भी निकाल देता है, वो उसके चेस्ट पर किस करते हुए जब स्टमक पर आता है तो उसकी नज़र उस स्कार पर पड़ती है जो शुयांग के ब्लेड से लगा था। उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो वांग जी से कहता है लंजा, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मुझे विश्वास नहीं होता इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझे पसंद करते हो। वांग जी अपने हाथों से उसके फेस को पकड़ता है और उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वुयिंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो उससे कहता है तुम्हें जल्दी से ठीक होना है ताकि हम प्रॉपर ड्यूअल कल्टीवेशन कर सकें और हमेशा साथ रहें। वेंचिंग ने वांग जी से कहा था कि उसे कम से कम न्यू ईयर आने तक रूम से बाहर नहीं निकलना है, प्रॉपर आराम करना है और तलवारबाजी और कल्टीवेशन से दूर ही रहना है। विंचिंग ने उसे किसी भी तरीके की फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए भी मना किया था। वांग जी के लिए पहले ये सब कुछ बहुत मुश्किल था क्योंकि वो रूम में अकेला ही हुआ करता था, लेकिन अब वियिंग हमेशा उसको कंपनी दिया करता था। सुबह से शाम तक हमेशा वियिंग उसके रूम में रहता और उसका ख्याल रखता। वांग जी ने वियिंग को ये भी बताया था कि लान क्लान ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब दो लोगों की नई नई शादी होती है तो उन्हें पूरे 1 महीने के लिए सेक्लूजन में जाने के लिए कह दिया जाता है, जिससे वो प्रॉपर ड्यूअल कल्टीवेशन कर सकें और प्राइवेट डिस्कशंस कर सकें। लेकिन वियिंग ने उस ट्रेडिशन को थोड़ा गलत तरीके से ही ले लिया था और वो वांग जी से कह रहा था इसका मतलब वो लोग पूरे 1 महीने तक सिर्फ डेली नाइट एक्टिविटी ही करते हैं। ये तो बहुत अच्छा रूल है, मतलब वो पूरा 1 महीना बेड में ही बिताते हैं। वांग जी उसे उस रूल को एक्सप्लेन करना चाहता, लेकिन वियिंग उसे बस किस ही करता रहता। वियिंग उससे कहता लंजा, मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन करते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे। ये तो बस लैन एल्डर्स वहाँ के शिष्यों को बता दिया करते होंगे, जिससे वो लोग कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन ना पूछें कि जो न्यूली वेड्स थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। ये तो सभी को पता है कि न्यूली वेड्स कोई मेडिटेशन नहीं करते होंगे। ऐसा कहकर वो पूरा दिन वांग जी के बेड चैम्बर में ही बिताया करता और वो वांग जी से कहता लंचा, ये कस्टम सच में बहुत अच्छी है। देखा, फाइनली मुझे क्लाउड रेसेस का एक रूल मिल गया जो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। वांग जी भी उसे समझा समझा कर थक गया था कि उसका ये मतलब नहीं था। वो वियिंग से कहता है हम पूरा 1 महीना तो इस रूम में नहीं बिता सकते। वियिंग उसे नेक पर किस करता है और उससे कहता है लंचा, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? मिड विंटर का समय है, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है, कोई भी हमें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, तो हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए ना। अगर वियिंग उसे किस करना बंद करता तो वांग जी कन्वर्सेशन पर ध्यान दे पाता, लेकिन वियिंग को ये पता चल गया था कि जब वो वांग जी को किस करता है तो उसके लिए बातें करना मुश्किल हो जाता है। वियिंग इस बात का फ़ायदा उठाता और कन्वर्सेशन के बीच में उसे किस करता रहता। वांग जी जेंटली उसे खुद से अलग करते हुए कहता है चिल्ड्रन को लेसन्स देना ज़रूरी है, वो अचानक से सोचने लगेंगे कि हम दोनों कहाँ गायब हो गए। वियिंग कहता है वो हमारे चिल्ड्रन है ना, तो वो हमारे लिए ओबीडियंट होंगे। अगर हम उनसे कहते हैं कि हम 1 महीने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन वर्क से सेक्लूजन में जा रहे हैं, तो वो कौन होते हैं हमसे क्वेश्चन करने वाले। ऐसा कहकर वो फिर वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी उससे कहता है 1 महीने के लिए नहीं। वियिंग मुंह बनाने लगता है तो वांग जी उसका फेस देखकर कहता है ठीक है, हम 1 हफ्ते तक रुक सकते हैं। अब वो 3 दिन और ऐसे ही वांग जी के रूम में ही बिता देते हैं। 3 दिन बाद वेंचिंग वांग जी की कंडीशन देखने के लिए वहाँ आने वाली थी। वेंचिंग के आने से पहले वांग जी और वियिंग ने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। उन दोनों ने बात ले लिया था और बेड को भी ठीक कर दिया था। वो दोनों श्योर थे कि उन्होंने कोई भी ऐसा साइन नहीं छोड़ा है जिससे उनकी डेली नाइट एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सके। लेकिन उन दोनों की बॉडी पर लव बाइट मार्क्स भी थे। उनके इतने एफर्ट्स के बाद भी वो वेंचिंग को बेवकूफ़ नहीं बना सके। वेंचिंग उनके बाइट मार्क्स देखकर तुरंत समझ गई और उनसे कहने लगी मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों की मैरिज अब अच्छी चल रही है। लेकिन वो वियिंग की तरफ गुस्से में देखने लगी और उससे कहने लगी मैंने कहा था कि हंगुन जुन के रिकवरी के समय किसी भी तरीके की हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए।
वियिंग उससे कहता है, लेकिन हम दोनों सच में बहुत केयरफुल थे। ऐसा भी बहुत कुछ है जो हमने नहीं किया और हम न्यू ईयर के बाद ही करने का सोच रहे हैं। वियिंग ये सब ऐसे कह रहा था जैसे उसे बहुत प्राउड फील हो रहा हो, लेकिन वांग जी का फेस रेड होने लगता है। वेंचिंग वांग जी को चेक करती है और वियिंग से कहती है, तुम उसे फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हो। वियिंग कहता है, बस थोड़ी सी ही दी थी और सच में मैंने रिटर्न में उससे स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं ली। अभी हमने ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं किया है। वांग जी भी अपना सिर हिला देता है, लेकिन ये सोचकर उसे बुरा भी लगता है, क्योंकि वांग जी की कंडीशन की वजह से जब वो दोनों अपनी डेली नाइट एक्टिविटीज़ कर रहे थे तो वियिंग हर बार उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था, लेकिन वांग जी जब उसे देना चाहता था तो वियिंग ने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से वो प्रॉपर ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं कर पाए थे। वेंजिंग वियिंग से कहती है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को इतने लंबे समय तक करना, वो भी वन साइडेड, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक इमोर्टल हो, लेकिन कल्टीवेशन के जो प्रिंसिपल हैं एटलीस्ट वो तो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। ड्यूअल कल्टीवेशन को प्रॉपर तरीके से किया जाए तभी वो बेनिफिशियल होती है, वरना वो बहुत हार्मफुल भी हो सकती है। वांग जी को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वुयिंग उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग वेंचिंग से कहता है, मैंने बस थोड़ी सी ही स्पिरिचुअल एनर्जी उसे दी थी, इससे उसे हर्ट तो नहीं होगा। वेंचिंग कहती है, वो ठीक है। अब वो वांग जी से कहती है, तुम पहले से काफ़ी बेटर हो और बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें परमिशन मिल चुकी है। तुम्हें कम से कम कुछ हफ्तों तक ड्यूअल कल्टीवेशन से दूर ही रहना होगा। वांग जी ओबीडियंटली अपना सिर हिला देता है, लेकिन उन दोनों के लिए ही ये बहुत मुश्किल था। अब जब वो दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए थे तो वेंचिंग की ये वार्निंग दोनों को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन वेंचिंग का कहना भी सही था कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब उनके पास बहुत समय है। अब वेंचिंग वियिंग से पूछती है, क्या तुम्हारा चैम्बर को छोड़ने का कोई प्लान है या नहीं। वियिंग कहता है, विंचिंग, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती? हम दोनों को प्रॉपर हनीमून भी नहीं मिला, तो अब हमें चाहिए। क्या तुम लोग कुछ समय के लिए हम दोनों के बिना नहीं रह सकते? विंचिंग कहती है, मैं तुम्हारे बिना बहुत लंबे समय तक रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो चिल्ड्रन हैं वो बेचैन होते जा रहे हैं। उन्हें हंगुन जुन की बहुत चिंता हो रही है। तभी वांग जी कहता है, हम उनसे मिलने जाएंगे। वियिंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है। वांग जी उससे कहता है, वियिंग, कुछ समय बाद अडॉप्शन सेरेमनी होने वाली है और हम फादर बन जाएंगे, तो हमारे फिजिकल प्लेजर के लिए हमें हमारे चिल्ड्रन की नीड्स को नहीं भूलना चाहिए। वियिंग गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझे समझ आया लंजा, क्यों सोंगलान और शाओ शिनचैन मेरे पास बच्चों को छोड़कर जाते हैं, जिससे वो दोनों आराम से अपनी डेली नाइट एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकें। मैं उनके प्लान में फंस गया। वांग जी को फिर शाय फील होता है और वो अपने हाथ से वियिंग का मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप रहो। वेंचिंग कहती है, तो मैं बाहर चिल्ड्रन से कह दूंगी कि तुम दोनों उनको विज़िट करने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें विज़िट करने के बाद तुम वापस यहीं आ जाओगे। वांग जी कहता है, बस कुछ दिनों के लिए। वियिंग कहता है, मैंने कहा था कि हम पूरे 1 महीने तक इसी चैम्बर में रहेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। वेंचिंग वियिंग से कहती है, ठीक है, तुम कुछ दिन और यहाँ रह सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं खुद तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगी। वांग जी कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बस 4-5 दिन और यहाँ रहेंगे। वेंचिंग जाते जाते उन दोनों से कहती है, याद रखना, ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं करना है और किसी भी वजह से तकलीफ़ होती है तो प्लीज़ उसे मत करना। और वो वियिंग से कहती है, अब तुम्हें हंगुन जुन को अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। वेंचिंग के जाने के बाद वियिंग फिर लान वांग जी को उनके बेड चैम्बर की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन वांग जी ने उससे कहा कि हमें पहले चिल्ड्रन को विज़िट करना चाहिए। वियिंग मान जाता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो वेनिंग उनके चिल्ड्रन के लेसन्स को देख रहा था। वांग जी और वियिंग को देखते ही सारे बच्चे उन दोनों की तरफ भागते हुए आते हैं। दोनों पूरा दिन उन बच्चों के साथ बिताते हैं। रात के समय वो सबके साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पूरे ब्यूरल माउंट्स में सबको पता चल चुका था कि अब विंग और वांग जी के बीच क्या चल रहा है, तो सब लोग ही उन्हें काफ़ी नॉटी तरीके से देख रहे थे, जैसे वांग जी को बहुत शाय फील हो रहा था। डिनर हो जाने के बाद वियिंग के फिर इंसिस्ट करने पर वांग जी और वियिंग दोनों अपने बेड चैम्बर की तरफ लौट जाते हैं।
अब ये उनका रूटीन बन चुका था। वो दिन में कुछ समय अपने चिल्ड्रन के साथ बिताते थे, वैंस के साथ डिनर करते थे और वापस अपने बेड चैम्बर में लौट जाते थे। अब उनके हनीमून का लास्ट डे आ गया था और वो दोनों अपने बेड चैम्बर में थे। विंग वांगजी से कह रहा था, लंजा ये कितना अजीब है ना कि यहाँ सबको पता था कि हम दोनों शुरुआत में साथ में नहीं सोते थे। वांगजी कहता है, हाँ। विंग उसके बालों के साथ खेलता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या सोच रहे होंगे, हम दोनों क्यों साथ में नहीं थे? वो लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमें पता ही नहीं है बेड चैम्बर में क्या करना है। वांगजी वेइंग के हेयर कॉम्ब कर रहा था और वो शेविंग के लिए उसके चीक्स पर क्रीम लगाने वाला था। तभी वांगजी वेइंग से कहता है, उस दिन वेडिंग नाइट वाले दिन जो लड़कियां मुझे बेड चैम्बर में छोड़ने आई थी, मैं बस उनसे ये सब के बारे में पूछने ही वाला था। ये सुनकर वेइंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है कि वो बस चेयर से गिरने ही वाला होता है। वो वांगजी का हाथ पकड़कर उसे खींचता है और उसे अपने लैप में बिठा लेता है। वो वांगजी के चीक्स पिंच करते हुए कहता है, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं श्योर हूँ कि उन्हें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिलती। वांगजी ने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन वेइंग उसे उठने नहीं दे रहा था। वांगजी ने सोचा कि वो इसी पोजीशन में वेइंग के बियर्ड शेव करेगा और वो इसी तरीके से शेविंग क्रीम अप्लाई करने लगा और रेजर का इस्तेमाल करने लगा। वेइंग ने भी उसे टाइटली अपने लैप में पकड़ लिया था। वांगजी उससे कहता है, मुझे लगता है उन लोगों को भी इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। विंग उससे कहता है, तुम सच में बहुत क्लेवर थे जो तुमने विंचिंग से मेरी स्टडी रूम से एक पोर्नोग्राफी बुक लाने को कहा जो टू मैन से रिलेटेड थी। मेरा हस्बैंड सच में कितना ब्रिलियंट है। वांगजी कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने बस विंचिंग से मैरिज बुक्स लाने के लिए कहा था। उसने खुद उस बुक को सेलेक्ट किया। विंग कहता है, ऐसा है क्या? फिर तो विंचिंग क्लेवर है। वैसे मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम शायद कभी भी मुझे पहले से अपने बेड में इनवाइट नहीं करते। अब वेइंग उससे कहता है, वैसे उस दिन उन लड़कियों ने तुम्हें काफ़ी सरप्राइज कर दिया होगा। वो काफ़ी क्लेवर हैं, उन्हें बेडरूम फन के बारे में सारी नॉलेज है। वांगजी उसे जेलस भरी नज़रों से देखने लगता है तो वेइंग उससे कहता है, तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम ही हो जिसके साथ मैं फिजिकल हुआ हूँ और ये बात बिल्कुल सच है। वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता तो वेइंग उससे कहता है, वैसे उन्होंने मुझे ऑफर किया था जब मैंने उन्हें पॉपेट के रूप में पुनर्जीवित किया तो वो मुझे अपनी बॉडी से रीपे करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि क्या मुझे मैन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है तो तुम किसी से भी रिवील नहीं कर सकते। और मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं बस उसी के साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन मैं ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। वांगजी वेट टॉवल से उसका फेस क्लीन करता है और उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? वेइंग फिर हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मुझे इतना ब्यूटीफुल मैन मिल गया है जो मुझे दिन में ड्रिंक करने पर डांटता है, और तो और उसने मुझे हमारी वेडिंग नाइट वाले दिन भी डांटा जस्ट बिकॉज मैंने उसका वेल जल्दी हटा दिया था। वो बहुत काइंड है, क्लेवर है और हार्ड वर्किंग है। मैं खुद को इतना रोक रहा था लेकिन फिर भी मुझे उससे प्यार हो गया। ये सुनकर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तब वेइंग उससे कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ एक बैचलर की तरह जीने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मेरी लाइफ में एक लवली हस्बैंड आ गया जिसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ चिल्ड्रन अडॉप्ट करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें हमारे सोलमेट को एक दूसरे से मिलवाना चाहिए? वांगजी मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। अब दोनों साथ में लेटे होते हैं। तभी वेइंग कुछ सीरियस सोच रहा होता है। वांगजी नोटिस करता है और उससे पूछता है। वेइंग उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उन लड़कियों को लैंडिंग भेज देना चाहिए? वो जिन गोंगशा के ज़रूर क्लोज जा पाएंगी और जिन के प्लान के बारे में पता लगा सकेंगी। वांगजी कहता है, क्या वो एग्री कर चुकी हैं? वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, ये उन्हीं का प्लान था। वांगजी शॉक रह जाता है तो वेइंग उससे कहता है, ये सच है। जब तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था तो मैंने उनसे शेयर किया था और उन्हें बताया था कि शू यांग ने तुम पर अटैक किया है, जो कि जिन क्लैन के कहने पर यहाँ आया था।
तब उन्होंने ही मुझसे कहा था कि वो कोई टावर जाकर जिन गोंगशा के प्लान के बारे में पता लगा सकेंगी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो पपेट्स हैं। वो बहुत मेकअप में रहती हैं जिससे वो अपनी फेस की ब्लैक लाइंस को छुपा सकें। मैंने भी उनके लिए काफ़ी ऐसे तलिस्मान्स बनाए थे जिससे कोई भी उनकी स्किन से ना पहचान सके। वांग जी कहता है वेंचिंग ने मुझे बताया कि वो पहले मिस्ट्रेस थी। वुयिंग कहता है मिस्ट्रेस से भी पहले वो प्रोस्टिट्यूट्स थीं और इसीलिए वो जिन गोंगशा जैसे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि जिन गोंगशा प्रोस्टिट्यूट्स को बहुत नीची नज़र से देखता है। वांग जी कुछ सोच में पड़ जाता है तो वुयिंग उसके लिप्स पर किस करता है। वुयिंग उससे कहता है शाओ शिनचैन और सोंगलांग भी उन लड़कियों के साथ कोई टावर जाने के लिए कह रहे हैं, जिससे उन लड़कियों की भी सेफ्टी बनी रहेगी। वांग जी फिर सोच में पड़ जाता है कि सोंगलान और शाओ शिनचैन वहाँ क्यों जाना चाहेंगे। वुयिंग ये नोटिस करता है। वुयिंग उसके आईब्रोज पर किस करता है और उससे कहता है सोंगलान और शाओ शिनचैन ने शू यांग को उन लोगों के हवाले किया था पनिशमेंट के लिए, लेकिन देखो उन्होंने शू यांग का इस्तेमाल किस तरीके से किया, इसलिए वो दोनों भी काफ़ी अपसेट हैं। वांग जी कहता है उनको लैंडलिंग में सब अच्छे से जानते हैं। वुयिंग कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं उन्हें भेस बदल कर जाने के लिए कहूँगा। तब वांग जी उससे कहता है शायद हमें भी किसी दिन वहाँ जाना चाहिए। वुयिंग के फेस से अचानक स्माइल गायब हो जाती है और वो वांग जी से कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। मुझे पता है कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो, लेकिन शू यांग ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके बाद मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ या वो लोग तुम्हारी तरफ देखें भी। वांग जी वुयिंग के गालों को सहराते हुए कहता है अगर तुम वहाँ जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वुयिंग उसके बालों को ठीक करता है और उससे कहता है अच्छा, तुमने मुझसे परमिशन भी नहीं ली। वांग जी उससे कहता है इस बात के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है तुम्हें किसी भी बात के लिए मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बॉस हो। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो हम दोनों साथ चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुम बस प्लीज़ अपने भाई को संभाल लेना। वांग जी कहता है जब ब्रदर को पता चलेगा कि जिन क्लान ने मिलकर क्या प्लान बनाया है तो वो उन्हें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें बस उन्हें सच दिखाना है। वुयिंग कहता है मैं सोच रहा था अगर हमने जिन डोंगशा का सच सारे सेक्ट लीडर्स के सामने ला दिया तो क्या वो उसे छोड़ देंगे। वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, सारे सेक्ट लीडर्स जिन गोंगशा को छोड़ देंगे और उसकी जगह चीफ कल्टीवेटर कोई और बनेगा। अब वांग जी वुयिंग से कहता है मैं ब्रदर से मिलना चाहूँगा। वुयिंग उससे कहता है हाँ, उन्हें तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही होगी, हमें उन्हें जल्दी ही यहाँ विजिट करने के लिए बुलाना चाहिए। वांग जी वुयिंग को किस करता है और उससे कहता है मैं जल्दी ही ब्रदर को यहाँ विजिट करने के लिए लेटर लिखूंगा। और वुयिंग कहता है फिर मैं मॉर्निंग में सारी लड़कियों को लैंडलिंग भेज दूंगा। शाओ शिनचैन, सोंगलान और मैं पहले नी क्लैन लीडर से मिलेंगे, फिर वो दोनों भी कोई टावर के लिए चले जाएंगे। वांग जी अपना सिर हिला देता है। वुयिंग वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज हमारे हनीमून का लास्ट डे है। वांग जी कहता है शायद ये हनीमून का लास्ट डे होगा, लेकिन अब हमारे पास काफ़ी दिन और काफ़ी रातें होंगी जो हम साथ में बिताएंगे। वुयिंग कहता है हाँ वैसे ये भी सही है, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। वांग जी उसकी तरफ स्माइल करता है और दोनों पीसफुली सो जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके लाइक्स और कमेंट्स देखने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइज़ मैं हमेशा लिंक देती हूँ नोवेल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये नोवेल आप कहाँ रीड कर रही हो, तो फ़ैन फिक्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप चेक कर लिया करिए। आज का पार्ट मैंने चैप्टर 21 पर कंप्लीट किया है। अभी इस फ़ैन फिक्शन में टोटल 12 चैप्टर्स और रह गए हैं, फिर ये फ़ैन फिक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा।